हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीए भावना हरचंदानी और आज हम यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट के पेपर 7 के बी पार्ट दैट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसके बारे में बात करेंगे। राइट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। जैसे हमें लगता है जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि जैसे हम टैक्सेशन पढ़ते हैं ताकि हमें इंडियन इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में नॉलेज मिले, क्योंकि वो प्रैक्टिस में या प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। हम अकाउंट्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें हमारे जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं हम उसको मेंटेन कर पाते हैं, उसके बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इन सारे टॉपिक्स की रिलेवेंस है, इन सारे टॉपिक की प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉर्टेंस है, ज़रूरत है। और हमें ये लगता है कि जो ये 7th पेपर है, से फर्स्ट पार्ट इज़ EIS एंड द सेकंड पार्ट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो था यूजलेस टॉपिक्स। तभी हम शायद हम इसमें टाइम डिवोट नहीं करते हैं या हम इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ये टॉपिक ऐसे ही इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं डाले हैं, उसके पीछे उनका एक विज़न है, एक सोच है। क्या सोच है? जैसे मान लीजिए आप अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद में या तो आप जॉब करेंगे, देयर आर 2 ऑप्शंस कि या तो आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे या फिर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको ये नहीं पता कि सिस्टम पे काम कैसे किया जाता है, सिस्टम को मेंटेन कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, किस तरीके से एंट्रीज होती है, सिस्टम काम कैसे कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग, अब कंप्यूटर की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, ठीक है, उस पर काम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम की नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे बैंक्स की बात कर लीजिए, फिनेकल पे काम करना, ऑरेकल पे काम करना, या बहुत सारी कंपनीज़ है जो आजकल सैप पे काम करती हैं, तो इन सब के लिए इन सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट हमें EIS पढ़ाता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम तो CA बनेंगे या CA बनने के बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, हम ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो आप ऑडिट करेंगे। ऑडिट मीन्स आप चीज़ों को चेक करेंगे, आप उनको वेरीफाई करेंगे। लेकिन जब तक आपको खुद को ये नहीं पता होगा कि बिज़नेस होता कैसे है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो बिज़नेस के सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपको स्पेशली फोकस करके चेक करना है, जिसमें कुछ कमियां हो सकती है, तो जब तक आप खुद बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे आप उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, आप उसको चेक कैसे करेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग बनती है, किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं, उनकी हायरार्की क्या होती है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। जब तक इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी आप किस तरीके से ऑडिट परफॉर्म करेंगे। या मान लीजिए आप बोलते हैं कि ठीक है हम ऑडिट नहीं करेंगे, हम तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेंगे। तो जब आप जॉब करेंगे आपको टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे जिनको आपको कंप्लीट होगा, आपके इंसेंटिव्स, आपके बोनस, आपके अप्रेजल सब आपके टारगेट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, आप कितना क्रिएटिवली वहाँ पे परफॉर्म करते हो। तो क्रिएटिव परफॉर्म करने के लिए, इनोवेटिव परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी, कुछ सोचना होगा जो दूसरों से अलग होगा। ठीक है, दूसरों से अलग कैसे? अगर आप सेम रूटीन टास्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी रूटीन सैलरी पर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली कंपनी का एक्सपांशन होता है या ग्रोथ होती है, तो फिर आपका लेवल भी जो बिल्कुल डाउन से बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखेंगे, समझेंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या होती है, किस तरीके से हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसको किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं ताकि वो हमारे एडवांटेज में कन्वर्ट हो, या मार्केट में अगर थ्रेट्स हैं तो किस तरीके से हम उन थ्रेट से उनसे कोप अप हो सकता है, किस तरीके से हम उनको फेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है, कौन बताता है? दैट सब्जेक्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
आपको किस तरीके से सिचुएशन में एक्सपांशन करना है, किस तरह की सिचुएशन में आपको अभी मेंटेन रहना है, होल्ड करना है, या कब आपको अपने आप को थोड़ा सा रिट्रेंचमेंट में लेके जाना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आप अपने टारगेट सेट करोगे और उन्हें किस तरीके से अचीव करने की कोशिश करोगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो EIS और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट ये यूज़फुल हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल हैं। EIS के बिना आप सिस्टम ऑडिट नहीं कर पाएंगे, आप सिस्टम के बारे में जान नहीं पाएंगे, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या गलतियां हैं वो नहीं समझ पाएंगे। और बिना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में बिजनेस काम कैसे कर रहा है, आप उसे किस तरीके से एक्सपांशनरी फेज में लेके जा सकते हो, किस तरीके से आप उसकी ग्रोथ कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप सभी तभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाओगे जब आप खुद इन चीज़ों को समझोगे और सीखोगे। ठीक है, तो हम सिंपली बात कर रहे हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ पेपर 7, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, तो हम अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट, CA इंटरमीडिएट के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमें पढ़ना क्या है, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ SM फॉर CA इंटरमीडिएट। देखिए, इसमें 8 चैप्टर्स हैं और 50 मार्क का वेटेज है। सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको कंटेंट समझाऊँगी। आप लोगों ने CA ज्वाइन किया, ठीक है, आप इंटरमीडिएट के पेपर में अपीयर होंगे। आप लोगों ने CA क्यों ज्वाइन किया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही तो ज्वाइन किया होगा ना, या बस ऐसे ही कि नहीं CA करना है कर लिया? नहीं। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी क्यों है, उसका एग्जिस्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस का जस्टिफिकेशन कि वो क्या चाहती है, वो क्यों सेटअप हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पस होता है ना। उस पर्पस को सोचकर ही कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो अपने एग्जिस्टेंस में आता है। तो आपके एग्जिस्टेंस का जस्टिफिकेशन क्या है, आप क्यों आए हो, या आपने, जिस तरीके से मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप लोग क्यों CA कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपने कुछ सोचा होगा। ठीक है, आपने क्या सोचा होगा कि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल CEO ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी के फॉर्म में देखना चाहते हो, या आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनको एक फेम चाहिए प्रैक्टिस के अंदर। तो कुल मिला के आप अपने आप को एक सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट के फॉर्म में आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद देखना चाहते हो। ठीक है, आज आप जहाँ हो वहाँ से आप अपने आप को इन फ्यूचर कहाँ देख रहे हो, वो पोजीशन सोच के ही तो आपने कहीं ना कहीं चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स स्टार्ट किया होगा ना। आपको पता होगा कि CA बनने के बाद में जो फेम है, या जो इनकम है, जो लाइफस्टाइल है, उन सबको माइंड में रखने के बाद ही तो आपने CA के कोर्स को ज्वाइन किया होगा ना। तो सेम एक कंपनी भी जब अपनी इमरजेंस में आती है, जब स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक सोच होती है कि वो आने वाले 5 या 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहती है। ठीक है, तो जब जिस पोजीशन पर हम पहुँचना चाहते हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा टारगेट है, उसे हम बोलते हैं विजन, दैट इज कॉल्ड विजन। ठीक है, विजन इज द फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स वेयर वी वांट टू बी इन नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 10 years, हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज आवर विजन। जैसे ICAI का विजन है कि वो वर्ल्ड में एक लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना चाहता है, जिसके जो सारे प्रोफेशनल्स हैं वो हर एरिया में, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, एडवाइजरी सर्विसेज हो, सब में क्या करें, लीड करें। ठीक है, वो एक लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना चाहता है, वो आने वाले कुछ सालों में अपने आप को वहाँ देखता है। दैट इज ICAI's विजन स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो विजन जो सोच के हमने स्टार्ट किया है, जो जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड विजन स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्या ड्राफ्ट करती है, अपना विजन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करती है कि वो अपने आप को कहाँ देख रही है। लेकिन इस विजन को अचीव करने के लिए आपका प्रेजेंट, ठीक है, कि आप किस तरीके से आप इस अपने विजन को अचीव करोगे, आपके करंट सिचुएशन, आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर मिशन स्टेटमेंट। दैट इज
mission. Mission is a present oriented concept and vision is a future oriented concept. Vision means where you want to be in the future, but mission is where you are now and what are you doing for achieve this vision. So the vision is a success, ठीक है, vision is a success and mission is a key of success. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि ICAI का विजन है कि वो वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना चाहता है जिसके सारे प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज में बेस्ट हो, ठीक है, लीड करें। तो इससे अचीव करने के लिए उन्होंने अपना एक मिशन स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट किया है। तो उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, से वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें अपने इस विजन को अचीव करना है तो वो एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड क्लास जो एथिकल गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स वो बना रखे हैं, ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट IT, OT, GMCS इन सब की ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करता है। या उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए, एथिक्स को मेंटेन करने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बना रखे हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारा कंप्लीटली ICAI का मिशन स्टेटमेंट है। ये वो की ऑफ सक्सेस है जिससे ICAI अपने विजन को अचीव करेगा और उसका जो विजन है वो वर्ल्ड की लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना है, जिसके लिए वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दे रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट बना रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, कंटिन्यूसली R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, नए नए तरीके ढूंढ रहा है कि किस तरीके से अपने प्रोफेशनल्स को हर एरिया में क्या किया जाए, लीड करवाया जाए। दैट इज़ मिशन स्टेटमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इवन हम ही जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, हमने फर्स्ट हमारे लिए विजन सोचा होगा कि हम हमें अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और उसके बाद में हम उस विजन को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, वेयर वी आर नाउ एंड व्हाट आर वी डूइंग नाउ। सेम कंपनी का कस्टमर टारगेट क्या है, कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, उनका फोकस ऑन एक्टिविटीज़ किस तरीके से है, ठीक है, वो किस तरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रही है, प्लानिंग कर रही है। तो ये सब क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, बिजनेस मेकअप क्या है, दैट इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। दोनों थोड़े से सिमिलर वर्ड लगते हैं। विजन इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, से वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर, वेयर वी वांट टू बी, ठीक है, एंड मिशन इज वेयर वी आर नाउ एंड what we are doing now, ठीक है ना। दैट इज द विजन एंड मिशन। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी क्या डिसाइड करती है, उसका विजन डिसाइड करती है और उसका मिशन डिसाइड करती है। जैसे आप लोगों ने भी डिसाइड किया है कि आप अपने आप को एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म में देखना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप भी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट के इतने डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, हर एक एरिया के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, चाहे फिर वो अकाउंटिंग हो, टैक्सेशन हो। तो ये सारे नॉलेज गेन करने के बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उसे पास करेंगे। जब एग्जामिनेशन पास हो जाएंगे और उसके बाद में आप जॉब करेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने विज़न को अचीव करेंगे। तो अपने विज़न को अचीव करने के लिए आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं वो सब क्या है, वो आपका मिशन है, ठीक है। अब आपने विज़न और मिशन ड्राफ्ट कर लिया, लेकिन क्या आप मिशन को भी इतना इजीली अचीव कर लोगे, या बस मिशन ड्राफ्ट कर लिया और अचीव हो गया, ठीक है, सोच लिया कि एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और बन गए? नहीं, इनको अचीव करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, कुछ छोटे छोटे परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने होंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को लीड करना है,
एक्सपांशनरी फेज में जाना है, ठीक है, उसे लीड करना है सारी कंपनीज के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेगी। उसके लिए या तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सबसे कम रख के और मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेगी, यानी वो कॉस्ट लीडर बनना चाहेगी, या फिर वो अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स लॉन्च करके और मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेगी। तो ये उसका मिशन होगा। लेकिन उसके लिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपका विजन है कि आप सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, तो आपका मिशन क्या होगा, हर वो तरीका यूज़ किया जाए जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, दैट इज़ मिशन। अब ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल करनी है, ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो आपको उसके लिए कुछ स्मॉल टारगेट्स जिनको आप मेजर कर पाओ, जैसे मटेरियल की प्राइस के अकॉर्डिंग, मटेरियल के स्टोरेज के अकॉर्डिंग, फिनिश गुड के स्टोरेज के अकॉर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ये सारे टारगेट्स हैं जिनको आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। ये वो टारगेट्स हैं जो मेजरेबल है, जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो मेजरेबल टारगेट्स विच आर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, दिस इज परफॉर्मेंस टारगेट्स। आपको सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, दैट इज योर विजन। उसके लिए आप कोचिंग कर रहे हो, हर तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, लेकिन क्या वास्तव में आप अपने मिशन को अचीव कर पा रहे हो? उसके लिए आपने क्या सेट किए, आपने कुछ स्मॉल टारगेट सेट किए कि आपको इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स लाने हैं। इंटरमीडिएट के फर्स्ट ग्रुप में आपने अपने टारगेट को सेट किया कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने डिसाइड किया कि मुझे ऑडिट में इतने मार्क्स चाहिए या मुझे ITSM में इतने मार्क्स चाहिए। तो दीज परफॉर्मेंस टारगेट्स जो ये बताएंगे कि क्या वास्तव में आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो टारगेट सेट किए हैं, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो ना विजन अचीव होगा ना मिशन अचीव होगा, ठीक है, ना मिशन अचीव होगा ना विजन। तो दीज परफॉर्मेंस टारगेट्स, ठीक है, दीज आर यार्डस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, यार्डस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि आप जो क्लास में टेस्ट देंगे, आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, हर तरीके से आप वो कोशिश कर रहे हैं जिससे आप अपने विज़न को अचीव कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या बना रखे हैं, आपने कुछ स्मॉल टारगेट्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स, ये मार्क्स क्या होंगे आपके, आपने जो टारगेट सेट किए जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे क्लास टेस्ट में अगर आपके 10 में से आपने सेट किया है कि 8 मार्क्स लेके आने हैं, अगर आपने अपने इन टारगेट्स को सेट किया है और आप अचीव कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने मिशन को भी अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, अब आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। उन टारगेट्स को, उन यार्डस्टिक्स को आपको क्या करना है, अचीव करना है। दीज टारगेट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो कंपनीज भी क्या करती है, उस ऑब्जेक्टिव सेट करती है, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम को लेके, प्रॉफिट को लेके, ब्रांचेस को लेके, टारगेट मार्केट को लेके। दीज परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, दीज यार्डस्टिक्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, ठीक है ना। 1 ईयर तक के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और उससे ज़्यादा के ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म। तो डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑर्गेनाइजेशन क्या सेट करती है, ऑब्जेक्टिव। तो मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हर कंपनी, हर पर्सन, हर एंटरप्राइज अपने लिए क्या सेट करता है, फर्स्ट विजन, देन उसको अचीव करने के लिए मिशन और परफॉर्मेंस टारगेट्स, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो चुके हैं, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्टिव्स बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्लानिंग के अचीव हो जाएंगे? दैट मीन्स अगर हम बात करें कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि आपको आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं, या किस तरीके से आपने बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर करने हैं, आपको स्टार्ट ऑफ का बेनिफिट लेना है, या कौन से आपने टारगेट सेट किए हैं कि किस तरीके से आपको फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको अब इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी? प्लानिंग ऐसे ही बैठे बैठे या अपने इंट्यूशन से और जस्ट नॉर्मली हम प्लान नहीं करते।
प्लानिंग करने से पहले, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें एनालिसिस करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स हमें ये देखना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना होगा। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस क्यों करना है, क्योंकि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी है। हमें एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से जो हमने टारगेट सेट किए हैं कि हमें अकाउंट्स में इतने मार्क्स चाहिए या ऑडिट में इतने मार्क्स चाहिए, ITSM में इतने मार्क्स चाहिए, ये हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स हमें अचीव करने हैं। कैसे अचीव करेंगे, प्लानिंग करनी होगी, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब प्लानिंग है। लेकिन प्लानिंग करने से पहले, ठीक है, प्लानिंग करने से पहले हमें क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, क्योंकि प्लानिंग बैठे बैठे कॉपी पेन लेके और नहीं बनाई जा सकती। उसके लिए हमें अपना दैट इज़ इंटरनल और एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनालिसिस करना होगा। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस किस किस का होता है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होता है फर्स्ट इंटरनल, ठीक है, इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर हम हमारे टारगेट्स की बात करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करें, तो हमें इंटरमीडिएट लेवल पर ये देखना होगा कि हमारे बोथ ग्रुप में से कौन कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारी अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, या हमारी टैक्सेशन बहुत अच्छी है, लेकिन हम थ्योरी में कहीं ना कहीं वीक हैं। तो हमें फर्स्ट वो आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारी स्ट्रेंथ है जो हमें स्कोर करवाएंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे वीक है, जिसमें हमें हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो, जहाँ पे हमें ऑफसेट का सेट ऑफ करने का फ़ायदा लेना पड़े। तो हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इंटरनल एनालिसिस हमेशा किसका होता है, इंटरनल एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ का और वीकनेसेस का, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपके अंदर एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, जैसे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर इनहेरेंट कैपेबिलिटी। और वीकनेस योर इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है। जैसे अगर आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आपकी थ्योरी पे इतना अच्छा कमांड नहीं है, तो वो क्या बनेगी, आपकी लिमिटेशन। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। अकॉर्डिंगली तो टाइम टेबल अकॉर्डिंगली तो प्लानिंग करेंगे ना। जिन सब्जेक्ट में हमारी बहुत अच्छी कमांड है, हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम कम डिवोट करना होगा। जिनमें हम वीक हैं, उन्हें हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करना होगा, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो फर्स्ट एनालिसिस इज इंटरनल, देन सेकेंड एनालिसिस इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एनालिसिस, अब एक्सटर्नल क्या देखना है, देखो एक्सटर्नल क्या होता है। मान लीजिए ICAI ने कुछ चेंजेस कर लिए सिलेबस के अंदर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, या जैसे हम टैक्सेस की बात करें तो उनमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को आपको क्या करना होगा, पढ़ के जाना होगा। तो वो एक्सटर्नल है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के अलावा आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सिलेबस है, उसको आपको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। अगर चेंजेस आ रहे हैं और आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया और वही आप पुराना सिलेबस पढ़ के चले गए, आपने रिसेंट अमेंडमेंट्स जो भी आ रहे हैं उनके बारे में ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आपको आपके टारगेट्स अचीव ना हो। तो एक्सटर्नल क्या होते हैं, एक्सटर्नल दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थ्रेट और दूसरा होता है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट का मतलब होता है फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन। जैसे मान लीजिए कोई बहुत टफ चैप्टर था सिलेबस के अंदर और उसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट्स आ गए और ज़्यादा उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया सिलेबस को, तो ये आपके लिए थ्रेट है कि आप तो पहले ही उससे घबरा रहे थे, पहले ही वीकनेस थी और उसमें और एडिशंस आ गए। अपॉर्चुनिटी क्या होगी, मान लीजिए कोई टॉपिक था जो समझ में नहीं आ रहा था या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था या ऑब्सलीट हो चुका था और फिर भी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा था मान लीजिए, और उससे सिलेबस से डिलीट कर दिया, तो एक आपके लिए क्या हुई, मार्क्स स्कोर करने की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हुई, ठीक है। जैसे मार्केट में कोई शॉपकीपर है और उसके सामने एक और शॉप ओपन हो जाती है, तो राइवल्स क्रिएट होना, मार्केट में नए राइवल्स आना, कॉम्पिटिटर्स आना, ये कंपनीज़ के लिए क्या होता है, थ्रेट होता है। और लोगों की इनकम बढ़ना, लाइक 7th पे कमीशन आना या 8th पे कमीशन आना, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी
तो वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो हम सेल सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ, इस तरीके से। तो ओ इज़ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट इज़ अ अनफेवरेबल सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन। तो एक नए राइवल का मार्केट में आना, दैट इज थ्रेट, दैट इज अनफेवरेबल सिचुएशन, ठीक है। और कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ना, इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़ना, दैट इज अपॉर्चुनिटी, दैट इज फेवरेबल सिचुएशन। तो दैट इज एनालिसिस, आपको ये पूरा एनालिसिस करना होगा। देखिए इसको बोलते हैं SWOT, ठीक है, ये ओ पहले आएगा और टी बाद में, तो शॉर्ट पे हम इसे बोलते हैं SWOT। दिस इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, दैट इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस। तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, प्लानिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे खुद का, दैट इज कॉल्ड इंटरनल, कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और एनवायरनमेंट का, मार्केट का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो आपने अपने टारगेट सेट किए थे कि आपको बोथ ग्रुप एक ही बार में क्लियर करना है। आपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मेजर की कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दिलाएंगे। थ्योरी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, सिलेबस में कुछ एडिशंस भी हुए हैं, कुछ डिलीशंस भी हुए हैं। अल्टीमेटली आपने पूरा एनालिसिस कर लिया और अब जाके आपने क्या किया, एक प्लान बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अब आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। और अगर आप अपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जैसे कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि वो आपको डेली 6 आवर्स पढ़ना है, उसमें से 4 आवर्स आपको थ्योरी पढ़नी है और 2 आवर्स आपको प्रैक्टिकल पढ़ने, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थ्योरी में आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपने एक टाइम टेबल बनाया, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो अल्टीमेटली आपको क्या अचीव होने हैं, आपके टारगेट्स, आपके ऑब्जेक्टिव। तो थर्ड स्टेप, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग यानी इस स्टेप में आकर हम क्या बनाएंगे, हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी सिंपली वो प्लान है, स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने में, आपके गोल्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो सिंपली व्हाट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इज अ मीन, एक जरिया है, एक मीन है टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाना है, स्ट्रैटेजी बैठे बैठे या इंट्यूशन से या हाइपोथिकेशन या सिर्फ सोच समझ सिर्फ नॉर्मली नहीं बना सकते हम। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा एनालिसिस करना होगा, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। एनालिसिस के बाद में हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी ड्राफ्टिंग। हमने एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना दी, हमने टाइम टेबल बना लिया कि हमें 6 आवर्स डेली पढ़ना है, दैट इज स्ट्रैटेजी ड्राफ्टिंग। अब टाइम टेबल बना तो लिया, लेकिन उसे एग्जीक्यूट भी तो करना है, पढ़ना भी तो है ना, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली लेकिन आप उसके एग्जीक्यूशन में फेल हो गए तो कहीं ना कहीं आपको आपके रिजल्ट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो द फोर्थ स्टेप, प्लानिंग के बाद हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। द फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स जो भी आपने प्लान किया है, जैसे कंपनी ने अगर कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज इकट्ठे करना, उन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से अलोकेट करना, फंडिंग, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब किस में आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी, जो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनी है, उसे एफिशिएंटली क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज द फोर्थ स्टेप। अब अगर आपका इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है और एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है तो अल्टीमेटली आपको क्या अचीव होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने 6 आवर्स डेली पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाई और आप डेली 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या अचीव होने हैं, आपके टारगेट्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने हैं। तो द फोर्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन। आपने 6 आवर्स पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाई, आप 6 आवर्स डेली पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको ये भी तो चेक करना होगा ना कि इस
दीज 6 आवर्स आर सफिशिएंट? क्या 6 आवर्स पढ़ के आप अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर लोगे? क्या आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा? ठीक है, क्या आप एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले 1-2 बार अपने उस टॉपिक को अच्छे से थोरोली पढ़ चुके होंगे? तो आपको ये भी तो चेक करना होगा ना। पता चला कि 6 आवर्स हमने इम्प्लीमेंट तो कर लिए, लेकिन अगर 6 आवर्स का शेड्यूल बनाया तो एग्ज़ाम की डेट तक हमारा सिलेबस एक बार भी कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद में हमें टाइम टू टाइम क्या करना होता है? इवैल्यूएशन करना होता है। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। द लास्ट स्टेप इज कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में सिंपली क्या करना है? आपको टाइम टाइम पर चेक करना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। जैसे मान लीजिए आपने 6 आवर्स पढ़ने का टारगेट बनाया, आपने उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट भी किया, क्लास में टेस्ट वगैरह होने स्टार्ट हुए, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे या जब तक टेस्ट हो रहे हैं हम टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, रिवाइज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में वीकनेस है। आपको उसे क्या करना होगा? आपको उसे मॉडिफाई करना होगा, उसे अपडेट करना होगा। आपको अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाने होंगे। जहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश लगेगी आप उसे क्या करोगे? इम्प्रूव करोगे। फिर आप नेक्स्ट टेस्ट में अपीयर होंगे। अगर आपको वहाँ आपके टारगेट्स अचीव हो गए तो ठीक है, और नहीं हुए तो फिर से आपको क्या करना होगा? आपको इम्प्रूव करना होगा। या सिलेबस में टाइम टाइम पर चेंजेस होते हैं, उसको भी कंटिन्यू आपको क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। तो जो लास्ट स्टेप है ये कंटिन्यूस चलने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें आपको जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो जाते तब तक आपको क्या करना होगा? कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करना होगा। और कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल का मतलब जैसे CCTV कैमरा लगा दिया या गार्ड खड़ा कर दिया या पासवर्ड लगा दिया, उस कंट्रोल की बात नहीं कर रहे। यहाँ कंट्रोल का मतलब सिंपली आपको ये देखना है कि आपको आपके जो स्मॉल जो टारगेट्स, जो परफॉर्मेंस टारगेट आपने सेट किए थे वो आपको अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, कंटिन्यू आपको अपने आप को अपडेट करना है। जैसे मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मान लीजिए आप ब्लैक एंड वाइट टीवी सेल कर रहे थे और मार्केट में कलर टीवी आ चुका था, लेकिन आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, आप अभी भी वो ब्लैक एंड वाइट टीवी ही सेल किए जा रहे हो, तो क्या होगा? मार्केट से आप बाहर हो जाएंगे। तो जो भी चेंजेस हैं, जो भी मार्केट की डिमांड है, जो कस्टमर्स की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा, अपडेट करना होगा, चेंज करना होगा। दैट इज़ द इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो दैट इज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये जो 5 पॉइंट्स हमने पढ़े, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये फर्स्ट स्टेप था जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन उसके बाद में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, देन अकॉर्डिंगली प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ड्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड लास्ट वन इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसको कंबाइंडली बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मॉडल। दिस इज SM मॉडल, ठीक है। और यही आपके इंटरमीडिएट के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस है। कैसे है? जो हमारे SM में 8 चैप्टर्स हैं, उस 8 चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ SM, कि SM क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशन है। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पूरा कॉम्पिटिटिव सिनेरियो पे बेस है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट के बाद मैं सीधा बात करती हूँ चैप्टर नंबर 3। यहाँ से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 से। तो चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये है चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। विजन बना लिया, मिशन स्टेटमेंट सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स, परफॉर्मेंस टारगेट्स भी सेट कर लिए। अब इसको अचीव करने के लिए क्या करना है? एनालिसिस करना है और प्लानिंग करनी है, हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशन। हम तीनों के लिए एक जैसी प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि तीनों के काम करने का तरीका अलग होता है।
तो तीनों लेवल पर हमें अलग प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। तो प्लानिंग और एनालिसिस करने के बाद हम एक बेस्ट प्लान चूज़ करेंगे अपने लिए। तो 3 डिफरेंट लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। तो चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों क्या है, ये तीनों स्ट्रैटेजी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है। एनालिसिस के बाद ड्राफ्टिंग करनी है। चैप्टर नंबर 4 में टॉप लेवल की प्लानिंग करनी है, चैप्टर नंबर 5 में मिडिल लेवल की प्लानिंग करनी है और चैप्टर नंबर 6 में बॉटम लेवल ऑपरेशनल लेवल की प्लानिंग करनी है, ठीक है। प्लानिंग कर ली, फॉर्मुलेशन कर लिया, अब इसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, दैट इज चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर। इम्प्लीमेंटेशन के बाद टाइम उसे अपडेट भी करना है। तो ये दोनों टॉपिक मिलाकर है चैप्टर नंबर 8। अब एक चैप्टर बचा, चैप्टर नंबर 7। वो क्या है, देखो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको डेली 6 आवर्स पढ़ने हैं, लेकिन ये 6 आवर्स आपको अपने डेली रूटीन में से निकालने भी तो पड़ेंगे ना। हो सकता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़े या रात को लेट नाइट तक जगना पड़े, तो आपको ये 6 आवर्स निकालने होंगे, तभी तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। आपको अपने डेली शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की है जिसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको ये देखना होगा कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो स्ट्रक्चर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसके कंपैटिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल नहीं होगा तो स्ट्रैटेजी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो क्या करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन से पहले एक बेस तैयार करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक गुड स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक लीडर की रिक्वायरमेंट होगी। ये लीडर क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ की तरफ से आने वाले जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनको क्या करेगा, उसे हैंडल करेगा, लोगों को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, उन्हें बताएगा कि अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स होंगे वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को भी मिलेंगे। तो लोगों को, एनवायरनमेंट को, माहौल को अपने फेवर में लाना होगा, एक बेस तैयार करना होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल होगा, ठीक है। तो वो बेस तैयार करना, दैट इज चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में हम क्या पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड लीडरशिप। तो एक बेस रेडी करना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, एग्जिस्टिंग कौन सा है, उसे हमारी स्ट्रैटेजी के कंपैटिबल कैसे बनाया जा सकता है, और एक लीडरशिप प्रोग्राम, लीडर कौन होता है, किस तरीके से वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है या किस तरीके से रेजिस्टेंस को हैंडल करता है। तो वह सारा टॉपिक हम किस में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 में। स्ट्रक्चर रेडी हो गया, लीडर ने अपना काम किया, अब आप क्या करेंगे, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में आप उसे क्या करेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो दैट इज़ द सिलेबस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो हम CA इंटरमीडिएट की क्लास में कंप्लीट करेंगे।